क्या आप कभी किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट से मिले जिसने कहा हो कि मैं करप्ट हूँ? क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर से मिले जिसने ये दावा किया हो कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता बल्कि सरकारी अस्पताल से पेशेंट्स को अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाता हूँ? आपने किसी उस्ताद को देखा जो जिसने ये दावा किया हो कि मैं तो ट्यूशनें नहीं पढ़ाता, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से कर रहा हूँ? आपने किसी मुल्ला को देखा जिसने कहा हो कि मेरे मदरसे का निज़ाम तो ठीक चल रहा है, वहाँ पे आज तक ना कोई माली बदनवानी हुई है, ना कोई जिनसी बदअमाली हुई है और ना ही उनके स्कूल में किसी उस्ताद ने बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की। यही चीज़ हम सियासतदानों के बारे में भी पूछ सकते हैं और यही चीज़ और बहुत सारे इदारों के इंडिविजुअल के बारे में पूछ सकते हैं। और सब दावेदार हैं कि हम बहुत नेक परहेज़गार लोग हैं। अगर पाकिस्तान में सब लोग अपनी काम ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो ठीक क्यों नहीं चल रहा? यहाँ पे गवर्नेंस के मसाइल क्यों हैं? यहाँ के सोशल इंडिकेटर दुनिया में सबसे कमतर क्यों हैं साउथ एशिया में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम कम क्यों है? यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बदएतमादी क्यों है? इंतहापसंदी क्यों है? दहशतगर्दी क्यों है? इंसर्जेंसी क्यों है? एक दूसरे के ऊपर शक करना ये क्यों है? सियासी निज़ाम कमज़ोर क्यों है? ये सारे सवाल जुड़े हुए हैं हमारे कौमी किरदार के साथ। हमारा कौमी किरदार है क्या और 78 साल हो गए, तो 78 साल में पाकिस्तान का कौमी किरदार बना क्या? ये है आज सवाल एनईआरटीवी नैरेटिव्स विद आमिर राना में। होता क्या है नेशनल करैक्टर? नेशनल करैक्टर जो है वो हमारे कल्चर से, मज़हब से, सोसाइटी से, नॉर्म से और जो हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, मुसलसल तजुर्बे से गुज़र रहे होते हैं, उसको सीख के रिवाइज़ करके हमारा एक नेशनल करैक्टर बनता है और उससे हमारी पहचान होती है दुनिया के अंदर। दुनिया में कैसे? जब पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करें और अगर उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, उसको अच्छा ट्रीट किया जाए, तो इसका मतलब है कि आपका इमेज जो है, कौमी तशख़्ख़ुस जो है, एक पॉज़िटिव है। पॉज़िटिव के कई रेफ़रेंस हो सकते हैं। लेकिन आपके पासपोर्ट के साथ जितनी बेरुखी बाहिर होती है, वो अपनी जगह के ऊपर, जितनी ह्यूमिलिएशन पाकिस्तानियों की होती है, वो अपनी जगह के ऊपर उसकी बहुत सारी वजूहात होंगी। कि किस-किस किस्म के करैक्टर और हमारे लोग जो है वहाँ पे जाके हरकतें करते हैं बाहर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम अपनी नज़र में भी मोतबर हैं? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरा ख़्याल है कि शायद हम नहीं हैं और वो इसलिए नहीं हैं कि हम हर दूसरे आदमी को गैर मोतबर समझते हैं अपने अलावा। तो उसमें फिर हमें भी शक रहता है कि शायद हमारी भी मोतबरी जो है वो खतरे के अंदर है। दूसरे आदमी को मोतबर क्यों नहीं समझ मोतबर का मतलब आसानी से के लिए कि यानी जिसका लिहाज़ हो और जिसका मर्तबा ठीक हो, उसकी साख अच्छी हो और कोई अच्छे काम करता हो, ड्यूटी पूरे तरीके से देता हो समाज के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि मोतबर आदमी है। तो एक जहाँ पे दोस्त गहरे भी हैं, वहाँ पे भी मेरा ख़्याल है कि बेएतबारी इतनी ज़्यादा है पाकिस्तानी समाज के अंदर कि उनको भी हम अपने करीबी दोस्तों में भी मोतबरी की कई तहें बना बना लेते हैं और दर्जे बना लेते हैं और वो हम अपने मफ़ाद के मुताबिक बना लेते हैं। तो ये करैक्टर हमारा डेवलप हुआ है कि एक मोतबरी के नाम के ऊपर मोतबर हम नहीं हैं अपनी नज़रों के अंदर। और मोतबर इसलिए नहीं है क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कुछ और है और करना हम कुछ और चाहते हैं। मसलन एक आम पाकिस्तानी या मिडल क्लास का पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की तालीम तक पहुँच गया है, वो चाहता ये है कि वो इस मुसलमान भी रहे, मज़हबी भी रहे, मॉडर्न भी हो
उसको नौकरी भी ऐसी मिले कि जिसमें उसकी तमाम चीज़ें पूरी हो जाएँ, ख़्वाहिशें भी पूरी हो जाएँ और काम भी ना करना पड़े। ये तो आपने सुना ही होगा लतीफ़ा कि एक रिश्ते के लिए लड़की वाले गए लड़के के लिए, तो कहा एक लड़का क्या करता है? कहता है जी कि माशाल्लाह लड़का सरकारी मुलाज़िम है, कम शाम भी कोई नहीं, तनख्वाह पूरी मिलदी है ते बाकी काम करदा है, बाहर दे काम बहुत ज़्यादा कर लेंदा है, ते उतली आमदनी बहुत है। तो ये एक माइंडसेट है और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे कौमी किरदार को। मैं चाहता तो ये था कि इसको ज़रा थोड़ा-सा इल्मी अंदाज़ में इस सवाल को देखा जाए कि ये है क्या? कि हम एक मॉडर्न बनना चाहते हैं अपनी कंज़र्वेटिव सोशल वैल्यूज़ के अंदर और एक मज़हबी फ्रेमवर्क के अंदर। ये इतनी कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं कि ये मुमकिन नहीं है। और उसमें फिर जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर है, फिर हम मरूब भी पावर से हैं। हम हमारा सिटीज़न का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमवार नहीं है। यहाँ पे एक एलीट है, एलीट के दर्जे हैं, एक सुपरा एलीट है और जब तक आप एलीट नहीं हैं या एलीट के साथ मुत्तल्लिक नहीं हैं, तो आपको सिक्योरिटी भी नहीं है, आप इनसिक्योर हैं इस सोसाइटी के अंदर। और सिक्योरिटी आपको 2 चीज़ों से मिलती है, या तो पावर स्ट्रक्चर के साथ जुड़ जाएँ या आपके पास पैसा हो कि सिक्योरिटी खरीद सकें। सिक्योरिटी यानी सोशल सिक्योरिटी पैसे के बुनियाद के ऊपर, दिखावा और ये नुमाइश, ये तमाम चीज़ें उसी के अंदर आ जाएँगी। देखने में तो ये बड़ी मामूली सी चीज़ लगती है, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत बहुत गहरी हैं। अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्मी काम भी हुआ है। चंद एक मिसालें मैं आपको इसकी देना चाह रहा था कि इसके ऊपर जो है इसकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस क्या हैं। इसको बहुत सारे जो हमारे दानिश्वर हैं, वो समझते हैं कि ये एक ऐसा मुतज़ाद किस्म का एक करैक्टर है जिसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी भी है, उसमें एक पार्टीशन का ट्रॉमा भी अभी तक हमारी नस्लों में आ रहा है। उसमें एक पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी भी है। ये जो है रेज़िलिएंट कम्युनिटी भी है। ये जो हेरिटेज को भी जो है अपने साथ रखना चाहता है और ये मॉडर्निटी के ऊपर भी जो है वो नज़रें जमाए हुए हैं और मज़हब को भी नहीं छोड़ना चाहता और मज़हब भी वो है जो उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए, बल्कि वो इन तमाम चीज़ों को जो आप बनना चाहते हैं उनको रिजेक्ट करता है। तो ये एक बुनियादी तज़ाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर चलता हुआ आ रहा है। इसके बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं। मैं सिर्फ़ आपको कुछ रीडिंग्स अगर आपको शौक है, तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि उनको आप ज़रूर देखें। तो आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान का अपना करैक्टर क्या है और उसका जो रियासत का जो करैक्टर बना है, ज़ाहिर है उसी में से उसके इंडिविजुअल का करैक्टर बनेगा। ये मुमकिन नहीं है कि रियासत का करैक्टर और हो और रियासत तो बहुत अच्छी हो, उसकी ताकतवर शराफ़िया तो बहुत अच्छी हो और उसका इंडिविजुअल जो है बहुत ही बुरा हो और उसका सिटीज़न जो है बहुत ही बुरा हो। रियासत का स्ट्रक्चर, निज़ाम ही वो अपने शहरी पैदा कर रहा होता है, उनका माइंडसेट बना रहा होता है। तो चंद एक किताबें उनको अगर आप देख सकें, एक तो आयशा जलाल की तो वैसे सारी डॉक्टर साहिबा की किताबें पढ़नी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप द स्टेट ऑफ मार्शल रूल जो है, वो उसको आप ज़रूर उसको देख लें। गालिबन 1990 में पब्लिश हुई थी और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड इसलिए भी है कि ये बहुत ही वज़ाहत के साथ बताती है कि पाकिस्तान ने में डेमोक्रेसी जो है वो क्यों स्ट्रगल करती रही है फॉर्मेटिव फेज़ के अंदर और ये कि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट की क्यों बना और मिलिट्री डोमिनेंस जो है वो कैसे हुई पाकिस्तान के अंदर और इस नई तज़ाद ने जो है वो पावर एलीट के अंदर किस किस्म का तज़ाद जो है पैदा किया और फ्रैक्चर्ड एलीट जो है वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है और वो करप्ट हो जाती है, मुनाफ़िक होती जाती है, वो कोहेरेंट नहीं रहती अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर भी। फिर आयन टॉलबोट की जो है आयन टॉलबोट की किताब पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री मुझे इसलिए ये
एक दौर में बहुत पसंद थी कि इसने पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट का जो है वो पूरा एक एनालिसिस किया है। बिल्कुल नज़रियाती पहलू से हट के। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी किताबें भी हुसैन हक्कानी से लेके हसन अब्बास, वहाँ ये सारे दोस्त हैं हमारे, ज़ाहिद हसन, ये आयशा सिद्दीक़ा, अभी जितने भी लिखने वाले, उन्होंने फरज़ाना शेख, इनका सारा का सब जो पैराडाइम है वो बड़ा आइडियोलॉजिकल पैराडाइम है चीज़ों को देखने का और एक्सप्लेन करने का। तो ये चंद किताबें हैं। फिर मैं 1-2 मर्तबा पहले भी बता चुका हुआ हूँ। एनाटोल लेविन की जो है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, वो भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर को समझने की के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी किताबें हैं इसमें। सेल्फ और सॉवरेनिटी है आयशा जलाल की, मैंने कहा था। क्रिस्टोफ जेफलोट पाकिस्तान अ पैराडॉक्स, इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, ये बड़ी एक अच्छी रीड है। हसन अस्करी रिजवी साहब की द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स है। फिर हमने एक अलहदा प्रोग्राम करना है वसीम साहब की, डॉक्टर वसीम मोहम्मद वसीम की किताब है द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। क्या खूबसूरत किताब है जो करैक्टर को डिफाइन करती है, कॉम्प्लेक्स करैक्टर को डिफाइन करती है। अच्छा, लिटरेचर तो इसके ऊपर है जिसका हमने जिक्र कर लिया कि ये रियासत की नौयत क्या है, वो अच्छा सिटीज़न क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रही। ये आपको किताबें उसमें उसको समझने के अंदर मदद देंगी। लेकिन ये एक डिबेट बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या रियासत अपना किरदार खुद बदलती है या सोसाइटी उसको जो है ट्रांसफ़ॉर्म करती है रियासत को। अभी तो ऐसे लगता है कि रियासत और इशराफिया एक बिल्कुल अलग से डोमेन है, तबका है, और बाकी जो लोग इशराफिया नहीं हैं, वो एक अलग डोमेन है और उसके अंदर भी तक़सीम है, जो इशराफिया नहीं है। वो जो इशराफिया नहीं हैं, उसमें बलोच हैं, उनकी अपनी जो है तकलीफ़ें हैं, उसके अंदर सिंधी हैं, उसमें पख्तून है, उसमें पंजाबी भी हैं, सराइकी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, जिबी वाले भी हैं, और उनके अपने-अपने मसाइल हैं, आइडेंटिटी से लेके इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ हैं, और शराफ़िया जो है बिल्कुल अलग-थलग है। तो वो असर कबूल क्यों नहीं करती, और कहाँ से तब्दीली का अमल कहाँ से आना चाहिए? क्या अलीट जो है वहाँ पे तब्दीली का अमल हो, यानी ऊपर से टॉप टू बॉटम चेंज आनी चाहिए, एक पूरा कॉन्सेप्ट है, या बॉटम टू टॉप पे जाना चाहिए? ये डिबेट रहती है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ जो मूवमेंट्स हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन की, वो वायलेंट हैं। बलोच इंसर्जेंसी बुनियादी तौर के ऊपर ये एक आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। अशराफिया के खिलाफ एक इंसर्जेंसी है। ये सेपरेटिज़्म से ज़्यादा जो है, ये पावर स्ट्रक्चर्स के खिलाफ एक एक मूवमेंट है। टीटीपी की मूवमेंट भी उसी तरीके से है। अगरचे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव जो है बड़े एंटी स्टेट हैं, जैसे कि बीएलए टाइप की ऑर्गेनाइज़ेशंस के। लेकिन ये ग्रुप पैदा क्यों हो जाते हैं और सस्टेन क्यों किए जा रहे हैं? इनकी जो जान है, जो नैरेटिव है इनका, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो जो शराफिया के और स्ट्रक्चर जो हैं शराफिया के, उनको जाके ये चैलेंज करते हैं। फिर पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, बेचैनी है, बल्कि कहिए कि सियासी बेचैनी है, वो एक उसका एक्सप्रेशन है। और ये बेचैनी जो है, और ये अदम एतमाद, और ये सेग्रीगेशन, ये अलहदगी आम आदमी की और अशराफिया की, ये वो करैक्टर पैदा करती है कि कोई कुछ नहीं करना चाहता, हर बंदा अपनी जगह पे लूट-मार करना चाहता है। अशराफिया जो है बाहर भागना चाहती है लूट के। और ख्वाजा आसिफ ने जो भी कहा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के बारे में, और पूरे यूरोप के अंदर जहाँ पे भी चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, तो आपको वहाँ पे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, पुलिस वाले, जर्नैल, ब्रिगेडियर, इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उधर, और ये जैसे ही रिटायर्ड होते हैं एक बड़ी तादाद जो है बाहर जाके जो सेटल हो जाती है, और पाकिस्तान में वही रह जाते हैं जिनका इंटरेस्ट यहाँ पे हो, जिनको ओहदा मिलने की तवक्को हो, जिनको यहाँ पे मज़ीद जो है अपने एक्सपेंशन जो है करने की के लिए रिश्ते मौजूद हों, तो वही करते हैं। और हम चाहते ये हैं कि
मैं करप्शन कहते हैं कि मेरी ज़ात से कोई भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए, ये तब्दीली जो है किसी और की ज़ात से होनी चाहिए। ये जो दूसरे जो गैर मोतबर हैं, पहले ये मोतबर बने, फिर मैं बन जाऊँगा। ये जो डायलेमा है, जो क्राइसिस है, ये पैराडॉक्स है, ये इस रियासत ने पैदा किया है और इसलिए पाकिस्तान का जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। ये जो रेमिटेंसेस आती हैं, इसी ह्यूमन रिसोर्स जो अभी गल्फ़ के अंदर है, बाहर है, ये तिगना-चुगना हो सकती थी कि अगर आपका ह्यूमन कैपिटल आपका अच्छा होता। स्किल की बात नहीं है। स्किल की बात से ज़्यादा है कि आपका करैक्टर जो यहाँ से इस मुल्क से ये लोग लेके जाते हैं हमारे शहरी, ये वो करैक्टर बिकता नहीं है, कंपैटिबल नहीं है बाहर की उनकी सोसाइटीज़ के साथ, इसलिए इनकी बोली कम लगती है, इनकी मार्केट कम है, इनकी वेजेस कम है। सोचिएगा कि 78 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया? जुड़े रहिए एनएआर टीवी के साथ।